एवरीवन, एज आई टोल्ड यू कि हम लोग टेक्निकल के 2 सब्जेक्ट शुरू करेंगे। एक की तो मैंने वीडियो डाल दी, दैट इज बीएमसी, और दूसरी जो हम सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं वो है मेरा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। ठीक है, अब मैंने ये एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग साथ में क्यों लिया है, देखिए इसके क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। पिछले साल एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग से काफी क्वेश्चन आए थे और साथ में इसका सिलेबस कम है, तो हमारे जब तक बीएमसी कंप्लीट होगा तो हो सकता है हम 3-4 सब्जेक्ट कर चुके हों ऐसे ही छोटे छोटे, जो कि सिलेबस कम है जिनका। ठीक है, और दूसरी बात मैंने बीएमसी में भी ये चीज क्लियर की है, ये कॉम्प्रिहेंसिव या फिर आप बोल सकते हैं कि डिटेल्ड बैच नहीं है। पेपर हमारा पास है, 2 महीने का ही वक्त है, हमें उसी में सब कुछ क्लियर करना है, सब कुछ कंप्लीट करना है। तो मैं सिर्फ टू द पॉइंट लेक्चर्स ले रही हूँ, जो मेरे जिस चीज से क्वेश्चन बन सकता है मैं वो टॉपिक आपको बता रही हूँ, और एक तरह से ये डिस्कशन टाइप लेक्चर्स हैं। ठीक है, आपने भी चीजें पहले पढ़ी हुई हैं डिग्री में, डिप्लोमा में। ठीक है, अभी मैं उनको बस ब्रशअप कर रही हूँ, क्योंकि हमारे पास इतना ही टाइम है। अगर हमारे पास 6-4 मंथ का टाइम होता तब मैं आपको पूरा डिटेल में सब्जेक्ट करवाती। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, अभी हम ऊपर से जितनी ज्यादा डाटा हम इनकलकेट कर सकते हैं खुद में, उतना हम कोशिश करेंगे। ठीक है, और वो होगा कब, जब आप लेक्चर देख रहे हैं साथ साथ में आप कॉपी पेन लेके बैठे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है राइट इट डाउन, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम इस वीडियो को खोलें या फिर जब भी उस सब्जेक्ट को रिवाइज करें, शॉर्ट नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे और आपको टॉपिक समझने में इजी रहेगा। ठीक है, आपको चीजें याद रहेंगी। तो इसी के साथ अब हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं, हमारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग। अब एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग जो सब्जेक्ट है बेसिकली, इसमें हमें चीजें पढ़नी क्या क्या है ये मैं आपको बता देती हूँ, किस चीज से क्वेश्चन आता है। बेसिकली इसमें हमें 3-4 टॉपिक्स जो है वो मेनली कवर करने होते हैं, और इसमें स्टैंडर्ड्स वैल्यूज आती हैं, वो हमें याद करनी होती हैं। ठीक है, कि किस चीज के लिए कितनी कौन सी वैल्यू लेते हैं हम। ठीक है, प्लेन एरियाज या फिर कुछ एस्टिमेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, वो चीजें हमें देखनी होती है। डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले पूछ लेते हैं, ये सब हमें चेक करना होता है। ये कुछ चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए इसमें सब्जेक्ट में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो टॉपिक पढ़ेंगे, पहले मैं आपको बता दूं टॉपिक क्या है। एक तो हम पढ़ने वाले हैं एस्टिमेट, उसके टाइप एंड उसके मेथड। दूसरा इसके बाद आता है आइटम और उनकी स्पेसिफिकेशन, और उसके बाद आता है एनालिसिस ऑफ रेट, जिसमें हम कैलकुलेशन करते हैं अर्थवर्क या फिर मटेरियल्स की, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आते हैं। और उसके बाद हम करते हैं वैल्यूएशन। ठीक है, अब देखिए आइटम स्पेसिफिकेशन में से तो क्या आता है, सीधे ही ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो चीजों को इसीलिए इसमें रट्टा मारने वाली चीजें ज्यादा हैं, तो इसलिए हम ज्यादा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट होता है स्टिल वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। ठीक है, नहीं तो टेलीग्राम मैंने चैनल आपके साथ शेयर कर दिया है, उसमें भी आप जाके कमेंट डाल सकते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है कि हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है, कैसे प्रिपेयर करना है, यू कैन टेक्स्ट अस। ठीक है, आप कमेंट में मैसेज डाल सकते हैं। तो ठीक है, अब सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है वो है एस्टिमेट। अब एस्टिमेट हमारा होता क्या है, एस्टिमेट इज जस्ट अ प्रोसेस कि हम क्वांटिटी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हमारी कितनी लेबर लगने वाली है, कितना मटेरियल लगने वाला है, कितना इक्विपमेंट लगने वाला है, या फिर और भी जितने मेंटेनेंस करते हैं। अब इस एस्टिमेशन को निकालने के लिए काफी सारे आगे प्रोसेसेस हैं और बहुत टाइप के एस्टिमेट भी हैं, कि ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पे, आपको कितनी एक्यूरेसी चाहिए। देखिए एस्टिमेट जो है वो मेनली मेरे कौन कौन से होते हैं, रफ कॉस्ट एस्टिमेट होता है, डिटेल्ड एस्टिमेट होता है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट होता है, एक्सटेंशन एस्टिमेट होता है, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। अब जो उसमें रफ कॉस्ट एस्टिमेट है वो आगे मेरा 3 टाइप का है, प्रिलिमिनरी, प्लिंथ एरिया एंड क्यूबिक। ठीक है, अब रफ कॉस्ट एस्टिमेट की अगर हम बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ये जस्ट हमें एक रफ आइडिया देता है, रफ कैलकुलेशन होती है मेरी लेबर की, मटेरियल की, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी 3 रिस्पेक्टिव स्केल्स पे। ठीक है, वो कैसे है, पहला जैसे मैंने आपको बताया कि प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं, कोई कैलकुलेशन नहीं करते, जस्ट क्या करते हैं, मान लीजिए इस तरीके का प्रोजेक्ट हमने पहले भी किया है तो हम उसी से कॉस्ट ले लेते हैं कि हाँ उसमें इतना खर्चा आया था तो इसमें भी ऑलमोस्ट उतना ही खर्चा आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें जो चीज है जिसपे न्यूमेरिकल बन सकता है वो न्यूमेरिकल बन सकता है, इसमें कंटीजेंसीज कितनी लेके चलते हैं। ठीक है,
वो हम लेके चलते हैं 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल बन सकता है, न्यूमेरिकल क्या ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि कितने परसेंट हम प्रीलिमिनरी में हमारा कंटीजेंसी इंक्लूड करते हैं, तो वो होता है 5%। उसके बाद आता है हमारा प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। प्लिंथ एरिया एस्टिमेट में बेसिकली हमारा जो एस्टिमेट है वो प्लिंथ एरिया पे डिपेंड होता है। प्लिंथ एरिया का क्या मतलब है, मान लीजिए सेंट्रल लाइन की आपके पास अगर वैल्यू है, ये सेंट्रल लाइन की डायमेंशन है 14.7 एंड 9.7, ये आपको गिवन है, और आपको थिकनेस गिवन है वॉल की 0.3 मीटर। तो प्लिंथ एरिया क्या कहता है कि मैं आउटर डायमेंशन लूँ, आउटर डायमेंशन लीजिए, उन्हें मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास एरिया आ जाएगा। जैसे इस केस में आउटर डायमेंशन मेरी कैसे निकलेगी, 14.7, ये मेरी सेंटर टू सेंटर है, तो ऑब्वियसली मेरे को पूरी अगर लेनी है लेंथ, तो ये 0.3 है, तो इसका आधा इधर आएगा, आधा इधर आएगा। ठीक है, तो मैं प्लस करूंगी तो एक तरह से 0.3 ही मेरे को प्लस करना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को 9.7 प्लस 0.3, इसकी भी मेरे को आउटर लेनी है। इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद जो मेरा एरिया आएगा, जैसे इसका आंसर आने वाला है मेरा 150 मीटर स्क्वायर, ये जो एरिया आएगा इसके बेसिस पे मैं बोलूंगी कि हाँ इतना आपका रेट हो सकता है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंग मैं बोलूंगी कि इतना रेट आ सकता है। ठीक है, अब प्लिंथ एरिया में हम क्या क्या चीजें कवर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। ठीक है, तो प्लिंथ एरिया में हम सिर्फ कवर्ड एरिया इंक्लूड करते हैं बिल्डिंग का। ठीक है, इट इंक्लूड कैलकुलेशन बेस्ड ऑन एक्सटीरियर डायमेंशन ऑफ द बिल्डिंग ओनली, हाउएवर इट इज द लीस्ट एक्यूरेट मेथड। ठीक है, उसके बाद हमारा जो आता है क्यूबिक एस्टिमेट। क्यूबिक एस्टिमेट में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्लिंथ एरिया हम यहाँ पे निकालते हैं इसी तरीके से, और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बेसिकली हाइट ऑफ द स्ट्रक्चर के साथ, तो वो मेरा क्यूबिक आ जाता है। ठीक है, अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग में मीनिंग क्या हो गया कि दो तरीके के रूफ हो सकते हैं, या तो रूफ फ्लैट हो सकता है या रूफ इंक्लाइंड हो सकता है। रूफ फ्लैट है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब चुपचाप डिस्टेंस ले लीजिए टॉप से प्लिंथ लेवल का। ठीक है, और अगर रूफ स्लोप्ड है तब हमें क्या करना होता है, एवरेज हाइट लेनी होती है। राइट, जैसे मान लीजिए अगर मेरा इस तरीके से रूम है तो हम क्या करेंगे, एवरेज हाइट ले लेंगे कि ये मान लीजिए अगर 10 है और ये मेरा सबसे हाईएस्ट 15 है, तो हम क्या करेंगे 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, जितनी इसकी एवरेज आएगी हाइट वो हम एवरेज हाइट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है मेरा डिटेल्ड एस्टिमेट कौन सा होता है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, मोस्ट एक्यूरेट होगा एस्टिमेट। इसमें क्या है, हम जितना भी मेरा काम है उसे हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उनका एस्टिमेट निकालते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, और इसमें जो हम कंटीजेंसी लेते हैं वो लेते हैं 3 to 5%। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। अब मैंने आपको कंटीजेंसी 2 की बता दी है, एक तो मैंने बताई प्रीलिमिनरी में कि हमारा प्रीलिमिनरी में कितना 5% का कंटीजेंसी अलाउड है, और जो मेरा डिटेल है इसमें कितना है 3 to 5% कंटीजेंसी अलाउड है। ठीक है, ओके, तो इसमें और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है जो कि सबका फेवरेट है कि मेरा PWD और CPWD कितनी कितनी कंटीजेंसीज लेते हैं। अब देखिए सैंडल है, इसको याद करने का तरीका सैंडल है, तो हम मान सकते हैं कि ठीक है सभी स्टेट से उन्हें खर्चा पानी मिल सकता है, इन सभी स्टेट उन्हें टैक्स पे करते हैं, तो यहाँ पे हम कंटीजेंसी कम लेके चल सकते हैं। PWD स्टेट का डिपार्टमेंट है, एक ही स्टेट का टैक्स वगैरह आता है, उसी से उन्हें काम चलाना आता है, उतना ही फाइनेंस उतना ही बजट मिलता है, तो यहाँ पे हम कंटीजेंसी ज्यादा लेके चलते हैं। ठीक है, कि हाँ छोटे स्केल पे काम हो रहा है तो हो सकता है छोटी छोटी चीजें हैं, उसके लिए हमें ज्यादा वो लेना पड़े। इसके लिए क्योंकि क्या होता है स्टेट का बजट कम होता है प्रोजेक्ट्स को लेके, तो उसमें हमें कंटीजेंसी ज्यादा रखनी पड़ती है। हम इसे इस तरीके से याद करने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, वो सेंट्रल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनका बजट काफी हाई होता है, तो उसमें कंटीजेंसी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि बजट जो इतना हाई होता है तो कंटीजेंसी हम कभी कम भी रखेंगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद फिर आता है सप्लीमेंट्री एस्टिमेट। अब सप्लीमेंट्री एस्टिमेट क्या होता है, ये इस तरीके का एस्टिमेट है जब मेरा मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्क में कुछ ऐड हो रहा है, वो भी कब, जब मेरा वो प्रोजेक्ट चल रहा है। मान लीजिए पहले उस चीज कोई हम बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है,
पहले मान लीजिए उसमें कोई, इसके साथ ही हम बोल देते हैं कि क्लब भी बनाना है, क्लब हाउस में, ठीक है, कि गेमिंग वगैरह हो जाए यहाँ पे। पहले सिर्फ बिल्डिंग का प्रपोज था, अब क्या हो गया, हमने ये भी सोच लिया। तो अब क्या हो गया, ये काम चल रहा है, इसके साथ हमने ये प्रपोज कर दिया, तो इसका भी बजट हमें निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा सप्लीमेंट्री एस्टिमेट, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एक्सटेंशन एस्टिमेट। ये क्या हो गया, मान लीजिए काम खत्म हो चुका है, कि मान लीजिए ये बिल्डिंग बन के खत्म हो चुकी थी। अब अगर मेरे को कोई काम शुरू करना है उसके ऊपर कि हाँ कुछ और काम कराना है, तब हम क्या करते हैं, एक्सटेंशन एस्टिमेट करते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री और एक्सटेंशन में आपको समझ आया, सप्लीमेंट्री कि अभी मेरा काम चल रहा है और तभी मैं उसमें कुछ ऐड ऑन कर दूं, ठीक है, तो हम उसका एस्टिमेट कैसे निकालते हैं, सप्लीमेंट्री के हिसाब से। लेकिन अगर मेरा काम खत्म हो चुका है, उसके बाद मैं उसमें कुछ ऐड करती हूँ, तो वो मेरा क्या करवाता है, एक्सटेंशन एस्टिमेट, ठीक है। लेकिन इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि डोर और विंडो मेरे को लगवाना है, ये सब उसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये कोई एक्सटेंशन एस्टिमेट में इतनी बड़ी बात नहीं आएगी। उसके बाद रिवाइज्ड एस्टिमेट हम कब निकालते हैं, रिवाइज एस्टिमेट जब मान लीजिए मेरा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो मेरा मटेरियल, लेबर, सबके ऊपर, मान लीजिए मैंने कुछ पैसे सोचे थे कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर आएंगे, कुछ एक्सपेंडिचर आएगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, जब काम स्टार्ट हो गया, प्रोग्रेस में है, अब क्या हो रहा है, जो इतना एक्सपेंडिचर है इससे 10% ज्यादा का खर्चा हो रहा है, तब हम रिवाइज्ड एस्टिमेट करेंगे। अगर इससे कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन हाँ अगर 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट से भी ज्यादा डेविएट हो रहा है, जो कि एक्चुअल में मेरा एक्सपेंडिचर आ रहा है, ये तो मैंने पहले रफ आइडिया निकाला था ना, अब मेरा एक्सपेंडिचर जो हो रहा है अगर वो 10% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट से भी बाहर जा रहा है, तब हमें क्या है, रिवाइज्ड एस्टिमेट निकालने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद एक एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। अब मीनिंग इसका क्या होगा, ये एस्टिमेट हम तब प्रिपेयर करते हैं ताकि जो मेरी मेंटेनेंस की फीसेस आ रही हैं, आप कोई मशीनरी ले लिया उसकी मेंटेनेंस की भी तो फीस आएगी ना, ठीक है। तो ये सब चीजों के ऊपर जो है कि कितना एनुअल मेंटेनेंस एंड ऑल आ रहा है, तो उसके लिए जो हम प्रिपरेशन करते हैं, एस्टिमेट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। और ये बेसिकली हम लेते कितना है, मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर है तो उसका हम टोटल कॉस्ट से 1.5% जो होता है वो लेके चलते हैं, 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब कोई भी स्ट्रक्चर है उसकी मेंटेनेंस तो आएगी ऑब्वियसली, अगर बिल्डिंग है उसका वाटर, उसकी क्लीनिंग, उसके और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई, पेंट, सब कुछ चीज़ें मिला के मेंटेनेंस इतना लेके चलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मेरा टॉपिक आता है एरिया, कि मेरा कितने टाइप का एरिया आता है बेसिकली। अब एरिया जो है मेरा बेसिकली हम बोलते हैं 2 टाइप के हैं, एक तो होते हैं प्लेन्थ एरिया और एक होता है मेरा फ्लोर एरिया, ठीक है। प्लेन्थ एरिया तो मैंने आपको बोल दिया आउटर बाउंड्री, जो भी रूफ के अंदर कवर्ड है, ठीक है। और जो फ्लोर एरिया है इसके अंदर बेसिकली मेरे 2 तरीके के आगे और एरियाज है, एक आता है सर्कुलेशन और एक आता है कारपेट। अब सर्कुलेशन क्या हुआ, जिसमें हम मूवमेंट करते हैं, और सर्कुलेशन भी मेरा किस तरीके, कितने का हो गया, 2 तरीके का हो जाएगा आगे, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, ठीक है। और जो मेरा कारपेट है ये हम बेसिकली जो मतलब आप बोल सकते हो, मान लीजिए आपका आउटर टू आउटर प्लेन्थ एरिया कुछ आया था, ठीक है। अब उसमें से प्लेन्थ एरिया जो है वो मेरा सबसे ज्यादा होता है, फ्लोर एरिया से ज्यादा होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वॉल थिकनेस इंक्लूड होती है, रूम एरिया इंक्लूड होता है, ब्रांडा इंक्लूड होता है, लेकिन कोर्टयार्ड एरिया इंक्लूड नहीं होता है। मतलब सिंपल आप बोल सकते हो जो भी चीजें मेरी रूफ के नीचे आ रही हैं वो चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। क्या क्या इंक्लूड होता है लिख लीजिए, वॉल थिकनेस इंक्लूड होती है, रूम एरिया इंक्लूड होता है, ब्रांडा एरिया इंक्लूड होता है, लेकिन कोर्टयार्ड एरिया इंक्लूड नहीं होता। क्वेश्चन ये आता है कि कोर्टयार्ड एरिया हमारे प्लेन्थ एरिया में ऐड होता है कि नहीं, तो नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमारी इसके बाद अगर हम बात करें कि ये तो हो गया मेरा प्लिंथ एरिया, अब इसमें लिफ्ट इंक्लूड होती है कि नहीं, तो इसमें लिफ्ट इंक्लूड होती है लेकिन सिर्फ 2 मीटर स्क्वायर एरिया तक की, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा है तो वो इंक्लूड नहीं होता है इसमें लिफ्ट एरिया,
और एरिया ऑफ मॉन्टी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि एरिया ऑफ मॉन्टी जो है वो प्लिंथ एरिया में इंक्लूडेड होता है, तो हाँ होता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि फ्लोर एरिया क्या होता है। अब फ्लोर एरिया की हम बेसिकली बात करते हैं तो वो होता है इंटीरियर डायमेंशन, ठीक है। प्लिंथ एरिया क्या था, आउटर टू आउटर, फ्लोर जो है वो मेरा इंटीरियर डायमेंशंस की बात करता है। इसमें हम वॉल थिकनेस नहीं लेते हैं, उसमें हम वॉल थिकनेस लेते थे, इसमें हम वॉल थिकनेस नहीं लेते हैं। और एरिया ऑफ बालकनी जो है हम फ्लोर एरिया में सिर्फ 50% लेते हैं। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आता है कि हमारे फ्लोर एरिया में हम कितना % ऑफ एरिया बालकनी का इंक्लूड करते हैं, तो हम 50% एरिया जो है वो इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या होती है, FAR, फ्लोर एरिया रेशियो क्या होती है। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है टोटल यूजफुल फ्लोर एरिया ऑफ ऑल फ्लोर्स डिवाइडेड बाय साइज ऑफ प्लॉट। इसका फॉर्मूला कभी कभी आपसे डायरेक्टली पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव आए तो हमारा गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद फ्लोर एरिया हमें पता चल गया। अब फ्लोर एरिया में भी आगे कितने टाइप हैं, 2 तरीके के हैं, कारपेट एंड सर्कुलेशन, ठीक है। जो कारपेट एरिया है, जो मेरा फ्लोर एरिया होता है उसका 60 to 70% जो होता है, जिसमें हम एक्चुअली लीव करते हैं, लिविंग एरिया जो बोल सकते हैं, यूजफुल एरिया जो बोल सकते हैं, हम बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उस एरिया को हम बोल देते हैं हमारा कारपेट एरिया, ठीक है, 60 to 70%। और जो मेरा सर्कुलेशन के काम आता है, लाइक जैसे अगर मैं बोलूँ हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन जो है वो कॉरिडोर हो गई, गैलरी हो गई, और जो वर्टिकल सर्कुलेशन है उसमें स्टेयरकेस आ जाती है, लिफ्ट आ जाती है, ठीक है। तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया होता है वो हमेशा वर्टिकल से क्या होता है, ज्यादा ही होता है, ठीक है। तो मैं हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया में बोल सकती हूँ कि वो 10 to 50% ऑफ द प्लिंथ एरिया होता है। हाउएवर जो मेरा वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया होता है वो सिर्फ 4 to 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया होता है। अब आपसे इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं कि प्लिंथ एरिया फ्लोर एरिया से ज्यादा होता है कि नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए प्लिंथ एरिया आउटर टू आउटर होता है, फ्लोर एरिया इनर टू इनर होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली फ्लोर एरिया कम होगा। आगे फ्लोर एरिया जो है वो कारपेट एरिया फ्लोर एरिया से बड़ा होता है कि कम होता है, तो आपको पता है कि फ्लोर एरिया के आगे टाइप है कारपेट एरिया एंड द सर्कुलेशन एरिया, ठीक है। तो कारपेट एरिया जो है जो ऑलमोस्ट 60 to 70% होता है, और जो मेरा सर्कुलेशन एरिया है वो मेरा जो है आगे 60 to 70% वो हो गया, तो ये 30% होता है। और ये भी आगे 2 तरीके का हो जाता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में मेरी क्या एग्जांपल आ सकती है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया की क्या एग्जांपल्स हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, कॉरिडोर हो गया, गैलरीज हो गई, ये सब क्या है, बालकनीज होगी। ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारा सर्कुलर हॉरिजॉन्टल सर्कुलेशन एरिया। और वही स्टेयरकेस, लिफ्ट्स, ये हमारे वर्टिकल सर्कुलेशन एरिया है। और इसमें भी आगे आ जाता है कि हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है कि वर्टिकल ज्यादा होता है, तो हॉरिजॉन्टल ज्यादा होता है ऑब्वियसली। वो कितना हो जाता है, ऑलमोस्ट 10 to 15% ऑफ द प्लिंथ एरिया हो जाता है। बल्कि जो मेरा स्टेयरकेस और लिफ्ट है वो सिर्फ 4 to 5% ऑफ द प्लिंथ एरिया होते हैं, ठीक है। अब इसमें मेन ऑब्जेक्टिव आपने अभी तक लिखने होंगे, ठीक है। कंटीजेंसी जो है वो जरूरी है, उसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। प्लिंथ एरिया में कौन सा एरिया इंक्लूड है, कौन सा एरिया नहीं इंक्लूड है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। बालकनी अगर इंक्लूड है तो कितने % इंक्लूड है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है। लिफ्ट अगर इंक्लूड है तो उसका कितना % इंक्लूड है, ये पूछ लिया जाता है। कितने मीटर का इंक्लूड है, ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनके पॉइंट्स बनाना बहुत जरूरी है। CPWD में कंटीजेंसी कितनी होती है, PWD में कंटीजेंसीज कितनी होती है, ठीक है। प्रीलिमिनरी में कितना होता है, रिवाइज्ड एस्टिमेट हम कब करते हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो इट्स बेटर आप इन्हें नोट डाउन करते चलो। और आज के लिए हमने इतना ही रखते हैं, एरिया तक हमने आज देख लिया है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, कल की वीडियो में डिस्कस करते हैं। आज के लिए आप इतना ही रिवाइज कीजिए और प्रीवियस ईयर लगाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जरूरी है, चेक कीजिए वहां पे इनके रिलेटेड क्वेश्चन जो आए हैं, कितने क्वेश्चन आज आप इतने टॉपिक से लगा पा रहे हैं, ठीक है। तो
इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और हाँ, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो इन्हें सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि जैसे ही न्यू वीडियो आती है आपको पता चल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।